नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर पर। तो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की क्लासेस आपकी चल रही थी और आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 11, जिसमें कि हम बात करेंगे आईएनएम के बारे में कि आईएनएम की डेफिनेशन क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल, एडवांटेज और इन्हीं के साथ हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस यानी सीमाओं के बारे में कि इसकी क्या सीमाएँ हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। और साथ ही हम बात करेंगे इसके सीक्वेंस के बारे में कि इसका यूज़ किस सीक्वेंस में हमें करना है आईएनएम का। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि आईएनएम क्या है। तो देखिए, आईएनएम में क्या है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो आपके बायो फर्टिलाइज़र होते हैं इनका जो बैलेंस इनका यूज़ करा जाता है खेती में अधिक उत्पादन और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए। तो डेफिनेशन आपकी क्या बनती है? डेफिनेशन है इसकी, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। तो फुल फॉर्म है इसकी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इज़ द जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट टू अचीव ऑप्टिमम क्रॉप यील्ड वाइल मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ। यानी कि इसका जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? ऑप्टिमम यील्ड को अचीव करना, ऑप्टिमम क्रॉप यील्ड को अचीव करना किसके साथ? सॉइल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। देखिए, अगर हम ओनली केमिकल का यूज़ करते हैं तो क्या है, सॉइल की जो हेल्थ है वो बनी नहीं रहती, वो डिक्रीज़ होती रहती है धीरे धीरे। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो आपके बायो फर्टिलाइज़र होते हैं इनका हम अगर एक साथ संतुलित उपयोग करें तो क्या है, इससे जो आपका सॉइल की हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, अच्छी बनी रहती है। तो यही था इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि इसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो आपका मैंने बता ही दिया है कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना सबसे पहला इसका एक ये उद्देश्य है, यानी टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सेकंड है आपका टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, यानी फसल उत्पादन को बढ़ाना, इसका सेकंड उद्देश्य है। थर्ड है इसका टू रिड्यूस फर्टिलाइज़र कॉस्ट, यानी लागत को कम करना। देखिए, अगर हम केमिकल, आपको पता है कि केमिकल जो आपके फर्टिलाइज़र आते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है बजाय आपके ऑर्गेनिक के। तो अगर हम इनका संतुलित उपयोग करें कि थोड़ा सा केमिकल ले लिया, थोड़ा सा हमने ऑर्गेनिक ले लिया और हमने थोड़ा सा बायो फर्टिलाइज़र्स ले लिए और इन तीनों का हम संतुलित उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या है, हमारी कॉस्ट घट जाती है। फोर्थ है आपका टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, यानी पर्यावरणीय प्रदूषण कम करना। जाहिर सी बात है, अगर हम केमिकल का जो उपयोग है वो सिर्फ पहले केमिकल का यूज़ कर रहे थे और अब हम ऑर्गेनिक और जो आपका बायो फर्टिलाइज़र है इनका भी यूज़ करने लगे, तो इस वजह से केमिकल का यूज़ कम होने लगा। तो जाहिर सी बात है तो कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा था वो कम होगा। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईएनएम, यानी कि हम इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं, इसके घटक क्या क्या हैं। तो सबसे पहला है आपका ऑर्गेनिक सोर्स। तो देखिए, इसमें हम ऑर्गेनिक सोर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि FYM, यानी जो आपकी गोबर की खाद होती है उसका हम इसमें यूज़ करते हैं। कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। ग्रीन मैन्योर यानी हरी खाद, इनका हम यूज़ करते हैं, जैसे ढैंचा हो गया, इन सभी का हम इसमें यूज़ करते हैं। साथ ही हम क्रॉप रेजिड्यू का भी इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे आपका पैडी स्ट्रो हो गई, वीट स्ट्रो हो गई, इनका हम यूज़ कर लेते हैं। फिर हम क्या यूज़ करते हैं, इन ऑर्गेनिक सोर्स, यानी कि जो आपके केमिकल्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, उनका हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि यूरिया, DAP, MOP, ये सभी आपके क्या है, केमिकल फर्टिलाइज़र हैं, इनका हम यूज़ कर लेते हैं। थर्ड आता है आपका बायो फर्टिलाइज़र्स, जैसे कि राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइलम, इन सभी का हम यूज़ कर लेते हैं, जो कि आपका ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। और इन्हीं के साथ हम PSBs यानी कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनका भी हम यूज़ कर लेते हैं। यानी कि तीनों चीज़, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका बायो फर्टिलाइज़र्स। इसको आप ऐसे याद रखते हैं OIB, इस प्रकार से भी आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे कि इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए, इसके सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो बैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई, यानी कि संतुलित पोषण, यानी कि हम अगर हम जैसे ऑर्गेनिक है
उसको यूज़ कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक और आपका बायो फर्टिलाइज़र, इन तीनों को यूज़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको इन सभी में अलग अलग टाइप के क्या हैं, आपको अलग अलग टाइप से न्यूट्रेंट आप सोइल में और प्लांट को अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है। सेकंड है आपका कंबाइन ऑल न्यूट्रिएंट सोर्स, सभी स्रोतों का उपयोग। जो भी हमारे पास स्रोत अवेलेबल है हम उनका संतुलित उपयोग कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कोई भी आपको अलग फैक्टर देखने को नहीं मिलता, जैसे कि कोई भी एनवायरमेंटल इशू या फिर आपकी सॉइल की हेल्थ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलता है। थर्ड है आपका यूज़ साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, स्थान विशिष्ट प्रबंधन, यानी कि अगर हम किसी भी स्थान पर, अगर हम जैसे कोई सॉइल है उसमें मान लीजिए आप नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो हम वहाँ पर सिर्फ उसी नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए। ठीक है। फोर्थ है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट है, फोर्थ है आपका फॉलो 4R न्यूट्रिएंट स्ट्रेटजी। फोर आर न्यूट्रिएंट स्ट्रेटजी क्या है, तो देखिए 4R का जो स्ट्रेटजी है इसको डिटेल में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो 4R होता है राइट सोर्स, राइट रेट, एट राइट टाइम एंड राइट इन द प्लेस, यानी कि सही स्रोत, सही मात्रा और सही समय और सही जगह पर। इसको याद रखेंगे। राइट सोर्स, राइट सोर्स हो गया आपका, राइट रेट हो गया, राइट टाइम हो गया और आपका राइट प्लेस हो गया। ठीक है, इन सभी को आप याद रखेंगे, यानी कि हम जो हमारे पास स्रोत अवेलेबल है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, केमिकल हो या फिर आपका बायो फर्टिलाइज़र हो, जो भी है आपके पास आईएनएम में, ठीक है, ये तीन ही है मेनली, तो इनका हम राइट सोर्स, यानी कि जो भी हमारे पास उचित जो स्रोत है उसका हम यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर आपकी सॉइल में फास्फोरस की कमी है और आप उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब नहीं रहता है ना। तो यही है कि अगर जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पर उसी चीज़ को आप देंगे। मान लीजिए आप सॉइल में आपकी पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, तो आप वहाँ पर उसको पोटेशियम अवेलेबल कराएंगे। तो ये हो गया राइट सोर्स। राइट रेट क्या है, उसकी क्या दर है, क्या मात्रा होनी चाहिए, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। राइट टाइम, यानी कि समय क्या है, जिस टाइम क्रॉप आपकी सीडलिंग अवस्था में होती है उस टाइम देना है, या फिर फ्लावरिंग के टाइम देना है, या फिर आप उसको फ्रूटिंग के टाइम दे सकते हैं, या फिर जब आप उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है तब आप दे सकते हैं। ये आप अलग अलग डिफरेंट जो आपकी क्रॉप्स होती है उन पर वेरी करता है। फोर्थ है आपका राइट प्लेस, यानी कि आपको किस जगह देना है, पत्तियों पर फोलियर स्प्रे करना है या फिर जड़ों के पास देना है, ये भी वेरी करता है अलग अलग जो आपकी क्रॉप्स होती हैं उनके ऊपर। तो यही है 4R का सिद्धांत, आपका प्रिंसिपल ऑफ 4R इन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने वैसे आपको बहुत ही डिटेल में समझा दिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो इसमें एडवांटेज में सबसे पहले आपका वही जो मैंने बताया है, शुरू से बताता आ रहा हूँ कि आपका जो सोइल स्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होता है, यानी मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, सोइल हेल्थ जो है आपकी वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। एनहेंस न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी, पोषक तत्व दक्षता बढ़ जाती है, यानी जो पौधे होते हैं अगर हम उसे अच्छे से अच्छा राइट प्लेस, और आपको मैंने जैसे बताया 4R का जो आपका रूल है उसके अनुसार देंगे तो जो आपका प्लांट है वो भी अच्छे से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। थर्ड है आपका सस्टेन लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, यानी दीर्घकाल उत्पादक बनाए रखता है। फोर्थ है आपका रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंसी, जो आपकी रसायनों पर निर्भरता है उसको कम करता है। आज के टाइम में देखिएगा अब जैसे यूरिया का शॉर्टेज चल रहा है ना, और जो आपके बाकी फर्टिलाइज़र हैं उनका भी शॉर्टेज चल रहा है, और केमिकल जो भी आपके देखेंगे प्रोडक्ट जितने भी एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं उन सभी के जो रेट है वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, जिस कारण क्या है कॉस्ट जो है आपकी बढ़ जा रही है। तो उसकी अगर हम उसका जो अल्टरनेटिव खोजें तो वो क्या है, वो है आपका ऑर्गेनिक। तो जाहिर सी बात है इस जो ये आपका आईएनएम है वो किसकी डिपेंडेंसी को कम करता है, केमिकल डिपेंडेंसी को कर कम करता है।
अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो इसे हम डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, ये लिमिटेशंस है। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। लिमिटेशंस है इसकी कुछ, तो वो लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहले आपको इसमें क्या है, आपको रिक्वायर्स होती है नॉलेज की और मैनेजमेंट की, यानी कि इसमें अधिक ज्ञान की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए इसमें अलग अलग तीनों का जो आपका संयोजन है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपका बायो फर्टिलाइज़र, जो आपका इनका संयोजन है वो किस टाइम पर करना है, कैसे कैसे करना है तीनों का, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो मैंने आपको 4R के रूल बताए हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी खासी डिटेल होनी चाहिए, तभी आप इसका सही यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। और इसमें एक थोड़ी लिमिटेशन ये भी है कि अगर हम इसमें ऑर्गेनिक का यूज़ करते हैं तो आपको पता ही है जो आपके जैविक स्रोत होते हैं वो थोड़ा धीमी गति से कार्य करते हैं, यानी कि वो क्विकली जो न्यूट्रेंट है वो अवेलेबल नहीं कराते हैं प्लांट्स को, वो थोड़ा समय लेते हैं और थोड़ा कम क्वांटिटी भी उनमें न्यूट्रेंट की रहती है। उनका जो फोकस होता है ऑर्गेनिक जो सोर्सेज होते हैं उनका फोकस होता है ज़्यादा सॉइल इम्प्रूवमेंट पर, ना कि न्यूट्रेंट अवेलेबल कराने पर। ठीक है। तो इसीलिए इसमें इनऑर्गेनिक को भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एक लिमिट तक ही किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड आईएनएम सीक्वेंस के बारे में कि इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हमें पहले ऑर्गेनिक यूज़ करना है, कि हमें पहले इनऑर्गेनिक यूज़ करना है, या फिर हमें बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे अब। ये आपका एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, इसको आप अच्छे से अब समझ लीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या है, आईएनएम सीक्वेंस क्या है ये। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले अपनी सॉइल की एनालाइज करते हैं कि सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट के क्या लेवल्स हैं, क्या उसमें क्वांटिटी किस लेवल किस न्यूट्रिएंट की कम है, एनपीके और ऑर्गेनिक और कार्बन का जो आपका एक लेवल है वो कितना है, पीएच क्या है, ये सब हम एनालाइज करते हैं लैब में अपने सैंपल भिजवा कर। ठीक है। सेकंड क्या है, फिर हम क्या करते हैं इसमें उसी के आधार पर, इस एनालाइज के आधार पर ऑर्गेनिक बेसल को तैयार करते हैं, यानी कि जो आपकी गोबर की खाद होती है, कंपोस्ट होती है, उसको उसमें डालते हैं और वहाँ पर उसको फील्ड को उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसको तैयार करते हैं। इसके बाद हम बायो फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट देते हैं, चाहे वो हम बीज के साथ उनको मिला कर दें या फिर जो भी आपकी फसल थी, मान लीजिए आपने कोई सी फसल लगाई थी इससे पहले, पल्सिस लेग्यूम्स क्रॉप लगाई थी कोई भी, अगर उस ठीक है तो वो भी बायो फर्टिलाइज़र आपका अवेलेबल करवा देती है। जैसे राइजोबियम है वो आपका लेग्यूम में पाया जाता है, अगर वो आपने पहले से उगाया था तो उसकी जड़ें वहाँ पे छोड़ दी जाएंगी और उसको वहाँ पर ही रोटावेटर से उसे उसमें ही मिक्स कर दिया जाएगा मिट्टी में। अगर नहीं किया है तो उसको आप मैनुअली खरीद कर और उसको मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, यानी कि ग्रीन मैन्योरिंग भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम किसी, जैसे मान लीजिए 2 खेत हैं, इसमें हमें फसल उगानी है, यानी आईएनएम को इसमें अप्लाई करना है, और इसमें हमने ग्रीन मैन्योरिंग वाली जो क्रॉप है उसको उगाया है। अब इसमें से हम उसे काटेंगे और उसमें लाकर हम मिक्स कर देंगे सॉइल में। या फिर हम यहाँ पर फसल के साथ साथ इसमें क्या है, फसल के साथ साथ इसमें इंटरक्रॉपिंग उसकी कर देंगे, और फिर जब वो थोड़ी बड़ी होगी उसका टाइम आएगा लगभग आपका 30 से 35 दिन बाद, उसके बाद हम उसको वहाँ पर ही उसमें क्रॉप में इंटरक्रॉपिंग में मिक्स कर देंगे। किसी छोटी मशीन जैसे आपके छोटा रोटरी आती है ना, उसके द्वारा उसको हम वहीं पर ही मिक्स कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ उसमें संभव है जिसमें आप फ्रो मेथड या फिर स्ट्रिप लाइन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जब क्रॉप आपकी थोड़ी सी ग्रोथ स्टेज पर होगी तो उस पर हम जो आपकी टॉप ड्रेसिंग अवस्था पर क्या करेंगे, हम वहाँ पर उसको फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराएंगे, जिसकी उसमें उस पर जो आपकी न्यूट्रेंट की उसे ज़रूरत है वो हम उसको वहाँ पर अवेलेबल करा देंगे। 6th है आपका रेसिड्यू रिसाइकलिंग, यानी कि जो आपके अवशेष बचे हैं, जो भी आपकी फसल थी, जैसे कि गन्ने में आपका गन्ने के जो आपके अवशेष होते हैं वो पराली जो जिसे हम कहते हैं,
या फिर आपकी पैडी स्ट्रो हो गई, वीट स्ट्रो हो गई, उनको क्या है वहाँ पर ही मिट्टी में वापस मिला दिया जाता है और कुछ समय के लिए पानी भरकर छोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो वहाँ पर ही एक कंपोस्ट तैयार हो जाती है। इसके बाद हम थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अब आपने समझ लिया कि आईएनएम क्या होता है। आईएनएम का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायो फर्टिलाइज़र, यानी कि जैविक, रासायनिक और जैव उर्वरकों का संयोजन क्या है आईएनएम, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि आईएनएम एक सतत कृषि की कुंजी है, यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की है कौन, आईएनएम। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है या आपका कोई क्वायरीज़ है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।